नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे जो हमारा नंबर सिस्टम पर आधारित होगा, अर्थात संख्या पद्धति पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति में हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारे संख्याओं का अध्ययन किया, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, है ना, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ऐसी बहुत सारे संख्याओं। तो इन संख्याओं के बारे में आप अभी तक कितना अध्ययन किया, कितना जाना, इस टेस्ट के अंत तक आपको ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर से इस टेस्ट को दें ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी तक संख्याओं का कितना अध्ययन किया। दोस्तों मैं आपसे कुल 3 प्रकार के प्रश्नों का पूछूंगा। कुछ प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, दूसरे प्रकार के प्रश्न सही और गलत पर आधारित होंगे, और तीसरे प्रकार के प्रश्न आपको संख्याएं दी जाएंगी जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकरण करना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें एक सही प्रश्न होगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने कुल 9 प्रश्न लिया है एक साथ। पहले आप खुद से विकल्प लगाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि मैं कौन सा विकल्प लगा रहा हूँ। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि अंकों की संख्या होती है। दोस्तों आप जानते हैं अंकों की संख्या कितनी होती है। आपने पढ़ा है कि किसी संख्या को लिखने के लिए जिन हम संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो दोस्तों कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं? अगर अंक की बात करें तो इंग्लिश में अंक को डिजिट कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट्स। तो गणित में टोटल कितने डिजिट होते हैं? दोस्तों किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम टोटल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 0 से लेकर 9 तक ये हमारे 10 डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा दोस्तों? सी, है ना। उसके बाद बोला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। दोस्तों नेचुरल नंबर आपने पढ़ा कि गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन होती है? दोस्तों किसी भी चीज़ को हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप पहला है ऑप्शन 100, बी है आपका 10, सी है 1000 और डी है ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों बताओ कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नेचुरल नंबर को, सबसे बड़े नेचुरल नंबर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहोगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 1000 है, लेकिन 1000 में एक हम जोड़ देंगे एक, तो हमारा अगला नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा 1001। उसके अगला हो जाएगा 1002। इस तरह से हमारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अनंत होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होते हैं। चौथा है एक किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती है? दोस्तों अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। एक किस प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती है? जैसे मैं आपसे पूछूं 5 की अनुवर्ती बताओ, तो आप 5 की अनुवर्ती क्या बताओगे? 5 का अनुवर्ती होगा 6, है ना। किस संख्या में एक जोड़ देने पर उसकी अगली वाली संख्या, उस संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती कहलाती है। तो 6 5 की अनुवर्ती है। मैं पूछूंगा 10 बताओ, 10 किसका अनुवर्ती है? तो 10 का अनुवर्ती बताओ, तो 10 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 11। लेकिन मैं ये पूछ दूं कि 15 किस संख्या के अनुवर्ती है? तो 15 किसके अनुवर्ती होगा? 14 का। 14 में एक जोड़ने पर हमारा 15 आएगा। उसी प्रकार से बोल रहा है कि एक किस प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती होगा। यानी आप बताओ एक ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक जोड़ने पर एक आए? तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जिसमें एक जोड़ो तो अगली प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? एक ही से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक किसी भी प्राकृतिक संख्या के अनुवर्ती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। आगे बोला कि एक किस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती का दोस्तों मतलब होता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर आपसे पूछ रहा है ना कि एक किस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती है,
यानी पूर्ववर्ती का मतलब आप थोड़ा सा समझो, जैसे मैं पूछूं 10 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 9, है ना। 15 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 15 में से कम कर दोगे तो क्या आएगा हमारा, 15 में से कम करोगे तो क्या आएगा हमारा 14। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती का मतलब उस संख्या में से घटा दो। तो बताओ एक ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या होगा जिसमें घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2 में हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम जब शून्य को मिला देते हैं तो जो हमारा परिवार बनता है उसे हम क्या कहते थे, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, 0। तो हमारा जगह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, कथन क और कथन ख। क और ख 2 कथन है, आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। दोस्तों आप जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से पहले कहते थे, 0 1 2 3 डॉट 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 को हम क्या कहते थे, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। दोस्तों देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक 0 है। दोस्तों 0 को छोड़ करके, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है, 0 आ जा रहा है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा यह कथन का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन पढ़े, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है ना, 1 से लेकर अंत तक, ये क्या होती है, सभी पूर्ण संख्या। दोस्तों देख लो, हम 1 को भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, यानी 1 से लेकर अंत तक सभी संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 0 है, 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो आपका कौन सा कथन पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है हमारा, सही है। आपसे पूछा है नहीं कौन सा कथन असत्य है, तो आप क्या बोलोगे, केवल क। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, केवल क्या हो जाएगा, केवल क, यानी पहला कथन असत्य है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, केवल क, केवल ख, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या देखा कि केवल क ही ये था जो क्या था, हमारा असत्य कथन था, बाकी कथन दूसरा क्या था, सत्य था। दूसरा बोल रहा है कि 8वां प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है। आपने पढ़ा है पूर्णांक के बारे में। दोस्तों आप पूर्णांक के बारे में जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं कितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। बीच में हमारा क्या होता है, शून्य पूर्णांक, शून्य के दाईं तरफ हमारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक। इससे दोस्तों हमारे बढ़ते रहते हैं प्लस अनंत तक। 0 के पीछे हम आते हैं तो हमारा क्या होता है, ऋण पूर्णांक आते हैं। कहाँ तक जाता है दोस्तों, इस तरह से बढ़ता बढ़ता माइनस अनंत। यानी पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10 होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों देखो, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं जो धन पूर्णांक होता है वह सभी ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो +1 बड़ा होगा, +2 बड़ा होगा। दोस्तों कौन पूर्णांक सबसे बड़ा होगा, तो आप बताओ। इस तरह से हम देख रहे हैं, प्लस जो पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, +1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाते हैं, प्लस अनंत तक, है ना। ऋण पूर्णांक की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि धन पूर्णांक हमारा ऋण पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम धन पूर्णांक की बात करें तो +1 से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं। और इनमें दोस्तों कौन सबसे बड़ा होगा ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका देखो दिया है 100, 1000, 10, तो डी दिया है ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, 9वां प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, बताओ। 0, -1, 1, ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों छोटे पूर्णांक की बात करें तो आपने अभी देखा कि धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़े होते हैं, और ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी -1 हमारा सभी धन पूर्णांक से क्या होगा, छोटा होगा।
-2 भी सभी धन पूर्णांक से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अब ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1, -2, -3 ये सारे हमारे ऋण पूर्णांक हैं, तो इनमें से कौन छोटा होगा। दोस्तों आप जानते हैं माइनस वाली संख्याएं जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी क्या होती है, कम होती है। मैं अगर से पूछूं -10 छोटा है कि -9, तो आप क्या बताओगे, -10 क्या है हमारा, छोटा है ना। या 10 रुपये कर्जा में है या क्या है, 9 रुपया कर्जा में। दोस्तों जो जितना ज़्यादा कर्जा में लिया होता है वो उतना क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे -10 क्या है, छोटा है। अब -10 से छोटा क्या हो जाएगा, -11, -12, यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे, माइनस अनंत तक। तो यहाँ से बताओ हम सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों 9 प्रश्न को। अब हम अगला 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है। दोस्तों धन पूर्णांक की बात हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांक से पहले क्या लगा है, धन। सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है, ऑप्शन है 1, 0, 2, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं धन पूर्णांक, अगर हम पूरे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का होता है। तो हमसे धन पूर्णांक पूछ रहा है, तो धन पूर्णांक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, +1 से। तो +1, +2, +3 कहाँ तक जाता है, प्लस अनंत तक। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है। तो दोस्तों धन पूर्णांक हमारा +1 से लेके प्लस अनंत तक होते हैं। इधर हमारा 0 होता है, 0 से पहले -1, -2 ऋण पूर्णांक हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमसे पूछा है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक आप देख रहे हो सबसे छोटा, तो जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है वो सबसे छोटा होता है। तो धन पूर्णांक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, +1 से लेकर, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा पे देखो, कह रहे कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक होता है, सबसे बड़ा धन पूर्णांक होता है। दोस्तों बोलो, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक को क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा भाई सबसे बड़ा धन पूर्णांक, बताओ। +3, +1, +2, +3 कहाँ तक जाता है, प्लस अनंत तक। आप कहोगे सबसे बड़ा धन पूर्णांक 1000, +1000, नहीं ना। सबसे 1000 जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा अगला धन पूर्णांक मिल जाएगा 1001, फिर 1002। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा धन पूर्णांक +1 से लेकर कहाँ जाता है, प्लस अनंत तक। इन धन पूर्णांक को हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमारा अनंत तक जाता है। तो कहेंगे सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों डी। अगला प्रश्न सोचो, कह रहे कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता है। दोस्तों एक बार पहले सोचें, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन होगा, बताओ। ऋण पूर्णांक हमारा -1 से लेकर कहाँ तक जाता है, माइनस अनंत तक। सबसे छोटा की बात हो रही है दोस्तों, सबसे छोटा कौन होगा, -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। कौन होगा सबसे छोटा। दोस्तों याद रखना, संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अपने ठीक पिछले वाली संख्या से क्या होती है, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अपने बाईं वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे देखो +3, +3 +2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। +2 की बात करें तो +2 अपने पिछले वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। +1 इधर जितने भी नंबर है 0 से लेके -1 तक, यह क्या होगा, +1 हमारा बड़ा होगा। -1 की बात करें तो -1 हमारा, -2, -3 सभी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे छोटा हमसे पूछा है कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता है। तो आपको लगेगा कि -1 सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि -1 क्या है हमारा, -1 से छोटा क्या होता है, -2, क्योंकि हम जानते हैं माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। तो -1 हमारा सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने पीछे वाले नंबर से बड़े होते हैं। -1 -2 से बड़ा होगा, -2 की बात करें तो -2 -3 से बड़ा होगा, -3 -4 से। तो इस तरह से हम देखें तो कहाँ तक जाएंगे, सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा खोजने सॉरी सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन होगा। तो दोस्तों कहाँ होगा, सबसे छोटा धन पूर्णांक ज्ञात ही नहीं कर सकते। आप कहोगे माइनस सबसे छोटा होगा -100, लेकिन नहीं, -100 से छोटा क्या होगा, -101, -1 से छोटा क्या होगा, -102, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या होती है, जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो इस तरह से हम जाएंगे माइनस अनंत तक, तो सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 13वां प्रश्न आप देख सकते हो, कह रहा है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। तो दोस्तों बताओ, ऋण पूर्णांक हमारा -1 से लेके कहाँ होता है, माइनस अनंत तक। सबसे बड़ा की बात हो रही है तो हमारा -1 सबसे छोटा है।
ऋण वाली संख्या जितनी छोटी होती है माइनस में उतनी बड़ी होती है। तो -1 क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जितनी छोटी होती है वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। तो -1 हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगला प्रश्न है, शून्य एक पूर्णांक है। आप जानते हैं शून्य, आपने पढ़ा है पूर्णांक में, शून्य न तो धन पूर्णांक होता है न ही ऋण पूर्णांक। यहाँ पे ऑप्शन है शून्य एक ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक, ए व बी दोनों, न तो ए न तो बी। तो बताओ क्या होगा, शून्य एक पूर्णांक है जी, कोई पूर्णांक नहीं होता है। शून्य न तो ए, न तो धन पूर्णांक होता है न तो ऋण पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो ऋण पूर्णांक होता है न ही धन पूर्णांक। अच्छा, अब हमारे 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 - 6 एक पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ 4 - 6 को जब हम हल करेंगे तो 4 - 6 क्या आएगा हमारा, -2, -2 क्या होगा भाई हमारा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे बताओ, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पूर्णांक नहीं है। दोस्तों बताना है आपको कौन इसमें पूर्णांक नहीं है। आप जानते हैं पूर्णांक जो होता है हमारी पूर्णता को व्यक्त करता है। पूर्णांक संख्या किसको व्यक्त करती है, पूर्णता को व्यक्त करती है। और पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। दोस्तों -1 एक पूरा है, कौन सा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, ठीक है, यह भी हमारा एक पूर्णांक है। दोस्तों धन पूर्णांक और ऋण शून्य, ये हमसे नहीं मतलब है, हमें पूछा है कि पूर्णांक है कि नहीं। -1 एक ऋण पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। 0 शून्य पूर्णांक है एक पूर्णांक। 4/2, दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 का दूसरा हिस्सा क्या आएगा, 2। 2 भी हमारा क्या है, पूरा है, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब दोस्तों 3/2 की बात करें तो 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह बता रहा है 3 का दूसरा हिस्सा यानी 1.5। जब आप 2 से 3 में भाग लगाओगे तो हमारा क्या आएगा, 1.5। दोस्तों आप देख रहे हो एक तो हमारा पूरा है लेकिन 0.5 हमारा क्या है, आधा है। यह 1.5 को व्यक्त कर रहा है, पूर्णता को व्यक्त नहीं कर रहा है। यानी आप जानते हैं जो संख्या जो पूर्णता को व्यक्त नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक नहीं कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/2 एक हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह 3 के दूसरे हिस्सों को व्यक्त कर रहा है। ओके, 17 प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों बताना है कि इसमें कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बताओ, कड़ी में 8 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कड़ी में ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 5 बताओ, 5 किसी संख्या का वर्ग है नहीं ना। देखो 4 एक 2 का वर्ग है ना, कड़ी में 25 5 का वर्ग है। तो कड़ी में ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन कड़ी में ऐसी कोई संख्या जो किसी का वर्ग न हो, 8 में मेरा किसी का वर्ग नहीं है, 5 में मेरा किसी का वर्ग नहीं है, 10 में मेरा किसी, तो ये तीनों हमारी परिमेय संख्या है। हमसे पूछा कि अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अगर कड़ी में 9 की बात करें तो यह 3 का वर्ग है, इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 3। और 3 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। हमसे बोले अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों ये हमारा डी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह क्या एक परिमेय संख्या है। आगे बोल रहा है कि 18वां प्रश्न करें, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो 22/7 P/Q के फॉर्म में है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं पाई जो होता है हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पे दोस्तों देखो है 1.333 अनंत तक दशमलव वाली संख्या है। लेकिन आप जानते हैं दशमलव वाली संख्या एक शांत होती है, एक अशांत होती है। शांत हो तो हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन अशांत वाली संख्याएं वो परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। लेकिन ये हमारा देखो क्या है, अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है। दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अशांत क्या है, आवर्ती है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। 3.14 क्या है, एक शांत दशमलव वाली संख्या है, तो यह भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। तो हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। दोस्तों परिमेय की बात करें तो आप जानते हैं कड़ी में ऐसी संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो अपरिमेय न हो। परिमेय संख्या कौन संख्या होगी, वह संख्या जो अपरिमेय न हो। देखो कड़ी में 3 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। 2 प्लस कड़ी में 3, देखो 2 तो हमारी परिमेय है, लेकिन कड़ी में 3 क्या है, परिमेय संख्या है,
क्योंकि वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अंतर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। 5 कड़ी में 3, देखो 5 एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 2 + कड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 5 कड़ी में 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 4 की बात करें तो 4 क्या होगा, 4 का बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2/1। दोस्तों 4 2 का वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2/1, एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगी। कौन सी हमारी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एक परिमेय संख्या है, √4। आगे बोला कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है। दोस्तों दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है, आपने पढ़ा था कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दोस्तों कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 3 + √2 ये भी क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोला कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ो क्या मिलेगा, 3 और 1 4 प्लस, ठीक है, 1√2 क्या आ जाएगा, 2√2। और देखो 4 तो हमारी परिमेय संख्या है, 2√2 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या आ गया यहाँ पे, अपरिमेय आ गया। लेकिन अब देखो मैं दो अन्य अपरिमेय संख्या को ले रहा हूँ, अब देखते हैं योगफल कितना आता है। जैसे मैं कहूँ एक संख्या है 3 + √2 और एक संख्या है 2 - √2, दोनों अपरिमेय संख्या है, इनको जोड़े तो नहीं, देखे क्या आता है। जैसे इनको जोड़ा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 2 है ना, तो 2 पे लिखेंगे, दो अपरिमेय संख्या है, देखो रखो √2 + √2 - √2 खत्म हो जाएगा, 3 और 2 कितना आएगा, 5, 5/1 लिख सकते हैं। दोस्तों p/q के फॉर्म में है, x/y के फॉर्म में एक परिमेय संख्या है। तो आपने क्या देखा, पिछले वीडियो में देखा, पिछले एग्जाम्पल में कि एक दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या आ रहा था, यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या हो रही है। तो यहाँ पे बोला कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है, बताओ क्या होगा, परिमेय भी आपने देखा अपरिमेय भी। तो यहाँ पे बोला ऑप्शन परिमेय होता है, तो बोलो सही होगा, नहीं ना, परिमेय तो नहीं हुआ, मैंने देखा परिमेय एक में अपरिमेय आ रहा था, तो ये हमारा नहीं होगा। बोला कि बी अपरिमेय, बताओ अपरिमेय होगा, नहीं ना, अपरिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि केवल अपरिमेय नहीं होगा ना, तो केवल परिमेय होगा। तीसरा है परिमेय अथवा अपरिमेय। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डी में दे रहा है सदैव अपरिमेय होता है, देखा ना आपने कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी था, पिछले में क्या था, अपरिमेय था, यहाँ पे क्या था, परिमेय। तो सदैव न अपरिमेय होता है न सदैव परिमेय होता है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी, परिमेय अथवा अपरिमेय। अब दोस्तों हम अपने 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 21वां प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों आपने पढ़ा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं वह संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो। ये दोस्तों देखो 71 का कितने फैक्टर होगा, 1 होगा और 71 होगा, ठीक है। 49 की बात करें तो 49 का फैक्टर होगा 1, 7 और 49। और तो 60 की बात करें, 61 की तो हमारा इसका होगा 1 और 61 होगा। और 47 की बात करें तो इसका फैक्टर होगा 1 और 47। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके केवल दो फैक्टर हो। तो दोस्तों इस संख्या के भी दो फैक्टर हैं, इस संख्या भी दो फैक्टर हैं, और 71 का भी कितना फैक्टर है, 1 और 71। लेकिन अगर 49 की बात करें तो दोस्तों इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर है। तो बोलोगे आप क्या 49 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला कि निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में दो ही प्रकार की संख्या होती हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं अगर काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितनी संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों काल्पनिक संख्या आपने पढ़ा, काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो कड़ी के अंदर क्या हो, माइनस वाली संख्या हो। जैसे कड़ी के अंदर -10, कड़ी के अंदर -16, ये सारी संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो आप देखो √7 ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या सभी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है।
दोस्तों अगर अंडर रूट 1/4 की बात करें तो इसका मान आएगा 1/2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी एक वास्तविक संख्या है। दशमलव वाली संख्या भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन इस संख्या को देखो, कड़ी के अंदर माइनस वाली संख्या है, कड़ी के अंदर क्या है, -2 है, और कड़ी के अंदर जितनी भी माइनस वाली संख्या होती है वे सभी क्या होती है, हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो यह हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, यह क्या है, काल्पनिक संख्या होगी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अंडर रूट -2 एक वास्तविक संख्या नहीं है। आगे बोला कि 1 और 100 के बीच आभास संख्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 और 100 के बीच 25 यानी 25 आभास संख्या होती है। ठीक है। आगे बोला कि 1 है भाज्य संख्या है। ठीक है। बी बोला कि आभास संख्या है। डी ए व बी दोनों है, मतलब भाज्य और आभास दोनों है। डी कह रहा है कि न तो ए न तो बी। तो दोस्तों बताओ कौन सा होगा ऑप्शन। आप जानते हैं एक न तो भाज्य संख्या होती है, नहीं आभास संख्या होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 25वां नंबर कह दुनिया में कितनी ऐसी आभास संख्या है जो सम है। दोस्तों आभास संख्या की अगर बात करें तो एक हमारी आभास संख्या नहीं होती है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 ऐसे बढ़ता जाता है, अनंत तक जाएगा दोस्तों आभास संख्या। तो बोले कि ऐसी दुनिया में कितनी ऐसी आभास संख्या है जो क्या है, सम होती है। दोस्तों यहाँ पे देखो 2 की अगर बात करें तो 2 एक आभास संख्या है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 3, 5 के भी 2 फैक्टर हैं। तो जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, आभास संख्या। अगर 2 की बात करें सम है कि विषम, तो दोस्तों 2 क्या है, एक सम संख्या है। 3 की बात करें तो क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, 7 एक आभास संख्या है किंतु क्या है, एक विषम संख्या है। 11 आभास संख्या है किंतु विषम है। 13 आभास संख्या है किंतु क्या है, विषम है। तो हमसे कह रहा है कि कितनी ऐसी आभास संख्या है जो क्या है, सम है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, याद है हमने 2 से लेकर भी 13 तक देखा, केवल 2 ही था एक सम, बाकी दुनिया में जितनी संख्या होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी। तो आभास संख्या केवल एक ही है जो सम होती है, वह दोस्तों होती है 2। तो यहाँ पे बोल देगा केवल एक ही दुनिया में ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कितनी आभास संख्या है जो विषम है। तो दोस्तों आपने देखा 2 को छोड़ करके जितनी आभास संख्या है वो क्या थी, विषम संख्या थी। आप जानते हैं आभास संख्याएं अनंत होती हैं, तो आगे अनंत संख्या तक जाएगी। तो कितनी आभास संख्या है भाई जो विषम है, तो आप बोलोगे ऐसी आपको आभास संख्याएं अनंत मिलेंगी जो क्या होंगी, विषम होंगी। केवल एक ही संख्या सम होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे है निम्न में से कौन स आभास संख्या नहीं है। दोस्तों आभास की बात करें तो आभास को बोलते हैं को प्राइम नंबर। आप जानते हैं ऐसी संख्या जिसके एक के अलावा फैक्टर हो। दोस्तों यहाँ पे देखो 4 और 26 की बात करें तो 4 का फैक्टर होगा 2 × 2। 26 की बात करें तो 26 का होगा 2 और 13। तो इसके देखो कौन फैक्टर मिल रहा है, कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसको देखो 2 2 क्या है, दोनों में 2 है। तो इस संख्या के 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। आप जानते हैं सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके एक के अलावा फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। तो 5 7 की अगर बात करें तो 5 का खंड होगा 1 और 5, 7 का होगा 1 और 7। तो इसके केवल क्या होंगे, एक ही फैक्टर होंगे, एक। तो ये हमारी क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। 9 13 की बात करें तो इसका भी एक फैक्टर मिलेगा। 209 का भी क्या, एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा। लेकिन अगर 4 और 26 की बात करें तो इसके एक के अलावा एक फैक्टर मिल रहा है 2। अतः सहभाज्य संख्या यह सी हमारा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा सी, यह एक हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके एक के अलावा भी हमारे कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं जो 2 हैं। आगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 4 कथन हैं, चारों कथनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, फिर उसके बाद दोस्तों उत्तर देना कि कौन सा कथन। कह रहा है कि केवल क कथन असत्य है, क और ख दोनों असत्य हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है केवल ग और चौथा है केवल घ। तो आप बताओ कौन सा कथन असत्य होगा। आओ ध्यान से पढ़ के देखते हैं। कथन क बोला है कि 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दोस्तों अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 हमारी विषम संख्या, 2 हमारी क्या आभास संख्या है, 3 भी हमारी क्या है, आभास संख्या है। लेकिन 4 जो है हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर जो होंगे 1 और 4 के अलावा क्या मिलता है, 2 भी मिलता है। तो इसके दोस्तों 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि हमारी भाज्य संख्या होगी। अब ये भाज्य के साथ साथ क्या है, सम भी है। तो 4 हमारी सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है।
4 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। तो ये पहला कथन तो हमारा सही बात है भाई, 4 क्या है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही सम भी है। दूसरा अगर 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सही बात है। 9 की बात करें सोच, 4 के बाद 5 हमारा भाज्य संख्या है, 6 क्या है हमारा भाज्य संख्या है, 6 हमारा भाज्य संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि इसके 1 2 3 6 2 से ज़्यादा फैक्टर है। लेकिन 6 क्या है हमारा एक सम संख्या है। हमको क्या बोला है कि 9 बताओ सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो 6 के बाद अगर हम और भी भाज्य संख्या ढूंढें तो हमारा कौन मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। और 9 जो होगा दोस्तों 8 भी हमारी क्या है एक भाज्य संख्या है, बट भाज्य 8 क्या है हमारा सम है। तो यहाँ पे देखें 4 6 8 ये तीनों क्या है भाज्य सम संख्या है। हमें 9 को चेक करना है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। दोस्तों सही बात है, 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो 9 क्या है हमारा, 9 के 1 3 9 3 फैक्टर मिल रहे हैं, यानी एक हमारी क्या है भाज्य संख्या है। और भाज्य के साथ साथ क्या है एक विषम भी है। तो 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो दोस्तों यह भी हमारा क्या है करेक्ट कथन है। तीसरा कह रहा है कि 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। दोस्तों आपने देखा ना, दुनिया में 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, वह है केवल 2। 2 को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वे क्या होती है एक विषम संख्या होती है। तो सही बोला है कि 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्या क्या होती है एक विषम संख्या होती है। दोस्तों करेक्ट, तीसरा भी कथन सही है। चौथा कथन की बात करें तो कह रहा है कि 1 और 100 के बीच 25 भाज्य संख्या होती है। दोस्तों अभी आपने देखा ना, 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होती है, कितना था 25, अभाज्य संख्या 25 होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 और 100 के बीच 25 भाज्य संख्या होती है। बताओ 25 अभाज्य संख्या ना होती है, हमको क्या है बोल रहा है कि 25 को बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या होती है 25। तो यहाँ पे 25 अभाज्य संख्या 25 भाज्य संख्या नहीं होती है, बल्कि भाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 और 100 के बीच 74 यानी 74 भाज्य संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा कथन क्या है, चौथा गलत है। बोला कि 1 और 100 के बीच 25 भाज्य संख्या होती है, कथन गलत होगा। ये बोलता कि 1 और 100 के बीच 74 भाज्य संख्या होती है, तब यह कथन क्या होता, सही होता। तो यह कथन हमारा क्या है गलत है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों केवल घ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी केवल घ। यह कथन क्या है हमारा दोस्तों असत्य है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे संख्याओं संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण को देखेंगे। हम आपको कुछ संख्याओं देंगे, आपको छांटना होगा कि कौन संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।